जय हिंद दोस्तों। आज की क्लासों में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। साथियों, हम लोगों ने हिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था कि 1 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आधार पर आप सभी को मैं 400 और स्पेशल सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन हिस्ट्री का कराया हूँ। और अब जो है पॉलिटी का मतलब पॉलिटिकल साइंस का मैं 200 कराने वाला हूँ। 200 इसलिए क्योंकि यह 200 यह इतना सुपर सेलेक्टेड है कि इससे बाहर जो है आपके एग्ज़ामों में, बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ामों में जो है आगे नहीं पूछेगा। ये 100% आपको गारंटी है। यह सभी के सभी इतना महत्वपूर्ण है जितना आप सभी एग्ज़ाम में बैठेंगे और आप चेक करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। तो चलिए क्लास को सुबह आरंभ करते हैं। और एक चीज़ और, आप सभी जो है वीडियोस को पूरा का पूरा देखें। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो आप सभी को जो है थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा, थोड़ा सा अधूरा सा आप सभी को नॉलेज मिलेगा। इससे बेहतर है कि आप लोग पूरा वीडियोस देखें और अच्छे से समझें। रील्स ज़्यादा से ज़्यादा न देखें और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन कंटेंट को देखें, है ना। तो चलिए बात को विराम देते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, जैसे कि आप सभी को पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न काफ़ी खूबसूरत प्रश्न है आप सभी से कि राजनीतिक दल आवश्यक है। कहाँ राजनीतिक दल आवश्यक है? ए राजतंत्र में, बी लोकतंत्र में, सी कुलीन तंत्र में, या डी अधिनायक तंत्र में। तो आप सभी जानते हैं कि राजनीतिक दल जो है वो आवश्यक है। वो आवश्यक कहाँ है? तो वो आवश्यक है आपके लोकतंत्र में। सवाल नंबर 1 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। साथियों, अगर आपको बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, पिछले कुछ महीनों में आप सभी ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो आप सभी का जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि आप लोगों को पहले से पता होगा। तो बहुत खुशी की बात है कि आपको पहले से पता है। और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप लोग कितने क्वेश्चन पहले से जानते थे और कितने क्वेश्चन अभी आपने सही किया है आज के क्लासों में, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न, सवाल नंबर 2 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? ए संसद, बी सर्वोच्च न्यायालय, या सी निर्वाचन आयोग, या डी संसद और राज्यों की विधान सभाएं। तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन जो है अपदस्थ कर सकता है? तो आप सभी जानते हैं कौन कर सकता है, वो है संसद जो है वो कर सकता है अपदस्थ। सवाल नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ए चुनावी सूची, बी विधानसभा सूची, या सी वोटर लिस्ट सूची, और या डी सामान्य सूची। काफ़ी सामान्य प्रश्न है, काफ़ी सिंपल प्रश्न है और आप लोग भी जानते हैं कि मतदाता सूची को आम तौर पर जो है हम लोग मतदाता सूची कहते हैं और इसको इंग्लिश में हम लोग वोटर लिस्ट कहते हैं, जो कि आप सभी का बना भी होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सवाल नंबर 4 क्या आप सभी से पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 4 आप सभी से पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी उप सभापति को, या डी राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। तो आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र जो संबोधित करेगा वो संबोधित करेगा राष्ट्रपति को। सवाल नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 5 में कि भारत में संप्रभु कौन है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, या सी भारत के लोग, या डी मंत्रिपरिषद। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है और आप सभी जानते हैं कि भारत में संप्रभु जो है वो भारत के लोग हैं। सवाल नंबर आपका 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सवाल नंबर 6 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं रहे हैं? ए मोहम्मद अली जिन्ना,
बी जवाहरलाल नेहरू, सी वी.आर. अम्बेडकर या डी वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर भी काफ़ी सिंपल प्रश्न है और आप सभी जानते हैं कि इन सभी का सहयोग जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, वी.आर. अम्बेडकर यह सभी का सहयोग था एक संविधान निर्मात्री में, और मोहम्मद अली जिन्ना जो है इनका सहयोग नहीं था। सवाल नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर होगा ए। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर ए मोहम्मद अली जिन्ना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सवाल नंबर 7 का आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। ए कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जा। ए जस्टिस R.N. मिश्रा को, बी जस्टिस P.N. भागवती को, सी जस्टिस वेंकटस्वामी स्वामी को या डी जस्टिस M.H. वेग को। तो न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है, ये जो है माना जाता है जस्टिस P.N. भागवती को। सवाल नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो आंसर आपका वी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न सवाल नंबर 8 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। ए 2026 तक के लिए, बी 2028 तक के लिए या सी 2030 तक के लिए या डी 2032 तक के लिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 2026 तक के लिए लोकसभा के निर्वाचनों क्षेत्रों की परिसीमन की प्रक्रिया को जो है स्थगित कर दिया गया है। सवाल नंबर 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सवाल नंबर 9 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 9 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। ए इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाता है, जो कि ये बात जो है ये 100% सही है। बी राष्ट्रपति पुनः प्रमाणों की परीक्षण कर सकता है, ये भी सही है। सी दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार भी दिया जा सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है, जो कि यह बात गलत है। सवाल नंबर 9 का जो राइट आंसर आपका होगा वो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 10 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि यह सभी क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि यह सभी प्रश्न काफ़ी सरल प्रश्न है और आप सभी के एग्जामों में पूछे जाने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है ना। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 10 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए उनका पुनः मनोनयन हो सकता है, जो कि यह बात गलत है। वह मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, जो कि यह 100% सही है। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य के संबंध में जो है वो मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं। तो आपका राइट आंसर सवाल नंबर 10 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न सवाल नंबर 11 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 222, सी अनुच्छेद 224 या डी अनुच्छेद 226। तो सवाल नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। तो सवाल नंबर आपका 11 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 12 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। यह सभी काफ़ी सरल प्रश्न है और आप सभी के एग्ज़ामों में आने का संभावना जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। देखिए अगर आपका जीएस की बात किया जाए तो जीएस में सबसे साधारण और सबसे ज़्यादा नंबर अगर आप अचीव कर पाएंगे तो वो है पॉलिटी में। पॉलिटी से सबसे ज़्यादा नंबर अचीव किया जा सकता है, क्योंकि पॉलिटी में आपका कंसेप्ट को एक बार पढ़ लिए तो वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि
भारत में सबसे ज़्यादा राजनीतिक ही चलते हैं, तो राजनीतिक में बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड भी रहते हैं। और आप सभी बिहार से हैं तो ऑब्वियसली जो है बिहार के बच्चे राजनीतिक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो इंटरेस्ट के कारण जो है यह सब्जेक्ट जो है आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आते हैं और इससे जो है नंबर काफ़ी आप उठा सकते हैं। 8 से 9 प्रश्न पूछे जाते हैं तो आसानी से इसमें 8 नंबर आप ले आ सकते हैं। अगर बात किया जाए हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में भी आप ला सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री में जो है डेट्स याद करने होते हैं, जो कि थोड़ा बहुत मिस्टेक होने के कारण वहाँ पर गलती होने का संभावना ज़्यादा है। तो पॉलिटी और ज्योग्राफी से ही जो है जीएस का वेटेज और जीएस में नंबर जो है बच्चा गेन कर पाता है, और नहीं तो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि उसका इकोनॉमी का जो है शब्द जो है वो हाई लेवल के होते हैं और हिस्ट्री के जो है डेट्स वो जो है काफ़ी ज़्यादा याद करने होते हैं, जो कि यह थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसको अगर आप आज का जो क्लास है इसको अगर आप कंसेप्ट से समझते हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, तो यकीन मानिए आपका जीएस में नंबर बढ़ेगा। पॉलिटी ज्योग्राफी में अगर आप 10 में 10 ज्योग्राफी में ला रहे हैं, पॉलिटी में 10 में 8 ला रहे हैं, 18 नंबर इधर से ला रहे हैं, हिस्ट्री में अगर 5 नंबर ला रहे हैं, इकोनॉमिक्स में 5 नंबर ला रहे हैं, तो आपका 28 नंबर 30 नंबर 40 नंबर में 28-30 नंबर आ जा रहा है, तो कोई खराब नहीं है। अगला प्रश्न सवाल नंबर 12 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी जीवन की रक्षा का अधिकार, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या डी कानून के समक्ष समानता का अधिकार। देखिए कितना सिंपल प्रश्न है कि मूल अधिकार आपातकाल समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो आप सभी जानते हैं जीवन की सुरक्षा का अधिकार, एम्बुलेंस की जो चीज़ें हैं उसको निलंबित किया नहीं जा सकता है। सवाल नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 13 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मंत्रिपरिषद, या डी संसद। तो केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को जो विस्तृत कर सकता है वो विस्तृत कौन कर सकता है? तो आपके सांसद कर सकते हैं। सवाल नंबर 13 में सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 14 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की कानूनी वरीयता प्रदान की है? ए 25वें, बी 32वें, सी 42वें, डी 44वें। तो सवाल नंबर 14 आप सभी से पूछ रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्व को कानूनी वरीयता प्रदान की जा सकती है? तो वह है 25वें तत्व कानूनी वरीयता प्रदान किया जा सकता है। सवाल नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 15 कि कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? ए अधिकतम संख्या 15 सदस्यों की होती है, बी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, सी सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है, या डी कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। तो देखिए बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सही है? तो इसका सही जो है अधिकतम संख्या 15 सदस्यों की होती है, जो कि ये गलत बात है। कार्यकाल 5 वर्ष की होती है, ये भी गलत बात है। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है, ये बातें सही है। तो आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन 15 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 16 आप सभी से पूछा जा रहा है कि नीति आयोग का स्वरूप क्या है? ए सरकारी विभाग, बी परामर्शदायी संस्था, या सी स्वायत्तम निगम, या डी एक मंत्रालय। तो नीति आयोग का जो है स्वरूप जो है परामर्शदात्री संस्था है। सवाल नंबर 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 17 कि भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? ए योजना मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, या डी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर।
तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं। सवाल नंबर 17 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 15 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? 15 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी लोकसभा का उपाध्यक्ष, या सी उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य, या डी सदन के सचिवालय के महासचिव। तो आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य। तो सवाल नंबर आपका राइट आंसर 18 का जो होगा वो होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 19। उम्मीद करता हूँ लगभग आप सभी का क्वेश्चन यह सभी सही होते होंगे, क्योंकि यह सभी सिंपल क्वेश्चन है और पॉलिटी में यह सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में भी, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपके 2 दिसंबर में यह क्वेश्चन को पूछा जाए। तो यह सभी को आप लोगों को गांठ बांध लेना है कि यह सभी कैसे भी करके क्वेश्चन पूछे, आपका जो है पॉलिटी में क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 19 कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? ए उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, बी उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, या सी उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत। उसके बाद डी सदन के तत्कालीन कुल सदस्यों का बहुमत। तो सवाल नंबर 19 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य के संख्या का 2/3 बहुमत की जरूरत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का, वो आंसर होगा, वो आंसर सी होगा, है ना। काफ़ी सिंपल प्रश्न और काफ़ी लाजवाब प्रश्न था। और अंतिम प्रश्न सवाल नंबर 20 में हम लोग देखेंगे, और इसके बाद हम लोग जो है इस क्लास को ख़त्म करेंगे, क्योंकि आप सभी को मुझे पता है कि आप लोग ज़्यादा जो है कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग लगातार बेसिक करते रहें, लेकिन फिर भी नहीं आप सभी से हो पा रहा है। तो मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और मैं हर बार बोल रहा हूं कि 1.5 की स्पीड में देख लें, और एनी टाइम जो है आप लोग एजुकेशन से जुड़े रहें। अगर आपको एक डिग्री, आपको एक जॉब चाहिए, तो अगर आप नहीं चाहते हैं, अगर आप थोड़ा सा आलसी चाहते हैं, थोड़ा देखते हैं वीडियोस को और स्क्रॉल करके आउट हो जाते हैं, तो यह सभी जो है ना आपको जो है निराशा हाथ दिलाएगी, आपको सफलता मिलने में काफ़ी कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा। अगला प्रश्न सवाल नंबर 20 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, किस समय जो है अंगीकृत किया गया था? ए 26 नवंबर 1949 में, बी 15 अगस्त 1949 को, या सी 2 अक्टूबर 1949 को, या डी 15 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत जो किया गया था वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। सवाल नंबर 20 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न था। आज के 20 प्रश्न में से उम्मीद करता हूं कि 20 में 20 बच्चे जो हैं लाए होंगे, और आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर नेक्स्ट वीडियो में, और खूब एनर्जेटिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।